तो हम लोग मीटर ब्रिज की बात कर रहे थे, है ना? क्या हो गया, बचा है कुछ? आई थिंक अपन को कहीं से भी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि वो पीछे वाली चीज़ तो उड़ गई है, तो अपने पास यही बचा है। वापस से लिखने की जरूरत तो है नहीं, लिख तो चुके ही थे आप, है ना? तो मीटर ब्रिज की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अपन मीटर ब्रिज से आगे चलते हैं और मीटर ब्रिज से आगे पोटेंशियोमीटर बचा है, पोटेंशियोमीटर पढ़ के खत्म करते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए एज इट इज़, वो काम की हैं, उनको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। पोटेंशियोमीटर के बारे में ऐसा लिख लेंगे, any unknown potential difference, any unknown potential difference, हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। any unknown potential difference is balanced on a known potential difference, and unknown potential difference is balanced on non KNOWN, known potential difference, which is uniformly distributed, which is uniformly distributed over the entire wire of potentiometer, over the entire wire of potentiometer. पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे अभी तक तुमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे, चाहे वो करंट नाप रहे हों या पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हों, ये सारे के सारे सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ले रहे हैं। इसका मतलब जो भी रीडिंग आ रही है वो कोई भी एक्यूरेट रीडिंग तो है नहीं। अगर मुझे एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो इसके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो सर्किट से कुछ भी न ले, बस अपन को उसकी वैल्यू बता दे। सिंपल सी बात ये थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक लाइन ऐसा लिख लेंगे कि इसके बारे में ऐसा लिख लो कि पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट, पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट, that's why it is preferred over, that's why it is preferred over previous instruments. previous मतलब जो पहले पढ़े हैं, that's why it is preferred over previous instrument. Application of potentiometer, application of potentiometer, तो पहला है to measure potential difference across resistance, to measure potential difference across resistance. Second है to measure potential difference across resistance, to measure potential difference across resistance. Next,
to find EMF of a cell, to find EMF of a cell. तीसरा एप्लीकेशन लिखा जाए कंपैरिजन ऑफ टू EMF, कंपैरिजन ऑफ टू EMF E1 upon E2, कंपैरिजन ऑफ टू EMFs मतलब TWO टू E1 upon E2, मतलब हम कंपेयर कर लेंगे, E1 upon E2 निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना. नेक्स्ट, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, to find out internal resistance of primary cell, to find out internal resistance of the primary cell. Next, comparison of two resistances, comparison of two resistances. Next, to find current in the given circuit, to find current in the given circuit. ठीक है जी. यहाँ पर एक टर्म अपन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट. लिख लिया जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, कई जगह स्मॉल एक्स से भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स से. इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है पोटेंशियोमीटर वायर के. तो उसको ऐसा लिख लो, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. Potentiometer wire should be uniform. Potentiometer wire should be uniform. Potentiometer wire should be uniform. यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब अगर या तो रेडियस सेम नहीं है या लेंथ अलग अलग है या फिर मतलब रेडियस ही देखेंगे, लेंथ तो फिक्स है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर अगर मान लो उसकी रेडियस अलग अलग है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का अलग अलग है, वायर यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो वो यूनिफॉर्म ही नहीं आएगा. उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरिएबल हो जाएगा. तो अपन को पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरिएबल नहीं चाहिए, अपन को पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट चाहिए. तो रेजिस्टेंस जो वायर का होगा वो यूनिफॉर्म रखने के लिए हम ऐसा चाहते हैं. ब्रैकेट में लिख दो, टू कीप यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कीप यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. ठीक है जी, ओके. चलो अब शुरुआत करें. देखो, तो पोटेंशियोमीटर की बात ऐसी है कि इसमें एक तो बैटरी होगी, इस बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, एक की होगी, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, और यहां पर एक वायर होगा. दिस इज RH. ये है तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये है की, और एक वायर है. वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया जाए? R, और वायर की लेंथ मान ली जाए L. इतना समझ में आ गया? ये हो गया प्राइमरी सर्किट. कौन सा सर्किट हो गया? प्राइमरी सर्किट. ठीक, प्राइमरी सर्किट को अच्छे से देख लो, दिमाग में बिठा लो. यहां पर जो R है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, L है वो लेंथ है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, RH है रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट
जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम सर्किट में अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फिर स्मॉल आर है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिख दो, इंटरनल तो हो गई, बाहर से रेजिस्टेंस थोड़ी सेल का हो सकता है। ई इज ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पर हम जो भी सेल बात कर रहे हैं वो कौन सी सेल है? प्राइमरी सेल, क्योंकि प्राइमरी सर्किट। ठीक है जी। समझ गया ना? अब अगला जो गेम था वो था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जिसके बारे में अभी अपन ने बता दिया आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब x से डिनोट करेंगे, और इसका मतलब था पोटेंशियल ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। इस पॉइंट का नाम A रख दूं, इस पॉइंट का नाम B रख दूं, तो मुझे AB के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब जरा एक मिनट रुक के जरा इधर देखो। मुझे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो इस वायर का पोटेंशियल चाहिए। अगर इस सर्किट में सपोज करो I करंट अगर फ्लो हो रही है प्राइमरी सर्किट में, तो मुझे I इंटू आर अपॉन एल ही तो करना है, इसके अलावा थोड़ी कुछ करना है, क्योंकि इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? आई आर। यहाँ पर I की अगर बात करें तो I हो जाएगा E डिवाइडेड बाई, सब सीरीज में रेजिस्टेंस है, मतलब स्मॉल आर प्लस रियोस्टेट प्लस वायर का रेजिस्टेंस इंटू वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एल। तो बेसिक फॉर्मूला यही याद रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इट इज पोटेंशियल ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। समय के साथ क्वेश्चंस में कभी रियोस्टेट दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा, कभी कुछ चीज़ें दी होंगी, कभी कुछ चीज़ें नहीं दी होंगी, तो अपन को वो सब देख के ही अपने को सोचना है। ओके पहली हेडिंग आपने क्या लिखी थी? पहले एप्लीकेशन में क्या लिखा था? पहला एप्लीकेशन है जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अपन पता करना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। एक दो लाइन और लिख लेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट measures sensitivity of potentiometer. Potentiometer measures sensitivity of potentiometer. Potential gradient, potential gradient also is a measure of sensitive. क्या क्या बोला था मैंने? हाँ, potential gradient is measure, हाँ तो ऐसा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर ऑफ, ऐसा लिख दो, मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ, मेजर्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोल रहा हूं मैं? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बताता है, लेकिन रिलेशन उल्टा होता है। अगर x ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी कम है, अगर x कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो अगला स्टेप लिख दो, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sensitivity. X is inversely proportional to sensitivity. Next, to increase sensitivity, RH increases, RH मतलब just it. To increase sensitivity, RH increases, current in primary circuit decreases, current in primary circuit decreases, या फिर और L को इंक्रीज कर दो, और L इंक्रीजेस। मतलब तुम तीनों तरीके से सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। अगर तुमने रियोस्टेट का वैल्यू बढ़ा दिया तो रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाने से ये x बढ़ गया, ये रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाने से x घट गया, x घट गया तो सेंसिटिविटी बढ़ गई। तुम करंट को भी कम कर सकते हो,
करंट कम कर दो तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेंथ को बढ़ा दो तो लेंथ को बढ़ाने से सेंसिटिविटी एक्स की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब सेंसिटिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ बैलेंस लेंथ for unknown potential difference increases, if balance length for unknown potential difference increases, then sensitivity also increases. If balance length for unknown potential difference increases, then sensitivity also increases. शुरू करें तो और सेंसिटिविटी का मतलब ऐसा है कि तुमने एक 100 वोल्ट की एक बैटरी लेके आए, उसका ईएमएफ मेजर करने की कोशिश करी, 100 वोल्ट तो मेजर हो गया, मैं 0.1 वोल्ट की बैटरी लाके मेजर करना चाहता हूं, तो वहां पे तो तुम्हें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा 0.1 के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे इतने छोटे से एमीटर में अगर मान लो 100 एम्पियर मेजर कर रहा है, 100 एम्पियर मतलब जीरो के बाद अगला स्टेप यहाँ पे 10 लिखा होगा, अब तुम इसमें 0.1 एम्पियर करंट पास करो, सुई उठेगी क्या? मतलब ये सेंसिटिव नहीं है उतना। तुमने अब ऐसा लेके आए, तुम मिली एमीटर ले आए, मिली एमीटर में 0.1 के लिए सुई बराबर आगे गई, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ भी हो जाए, प्राइमरी सर्किट कभी भी सेकेंडरी सर्किट को करंट नहीं देगा। सर सेकेंडरी सर्किट तो हमें अभी तक दिखा ही नहीं, कोई सेकेंडरी सर्किट नहीं है सर। तो देखो सेकेंडरी सर्किट लगेगा यहाँ पे, पीले रंग से बना देते हैं, क्या कोई डाउट? सेकेंडरी सर्किट यहाँ बनेगा गैल्वेनोमीटर के संग, कुछ भी बनेगा वो गैल्वेनोमीटर के संग ही बनेगा। अब तुमने यहाँ पे ले जाके गैल्वेनोमीटर से ऐसे जॉकी से इधर उधर ढूंढ के नल पॉइंट ढूंढ लिया। नल पॉइंट तुम्हारा काम है, नल पॉइंट ढूंढना। नल पॉइंट ढूंढने का मतलब है इससे पास होने वाली करंट कितनी हो जाए, 0। अगर इससे कोई करंट पास नहीं हो रही तो इसका मतलब इस सर्किट में जो भी आई वो पूरी आई इधर चली गई, इधर कोई करंट ही नहीं आई। तो इस प्राइमरी सर्किट ने सेकेंडरी सर्किट से कोई करंट ली क्या? नहीं। मतलब जो भी करंट है वो इधर प्राइमरी में चली गई, इसमें कोई करंट ही नहीं आई। मुझे पता करना है कि इसका ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ पता करने के लिए मैंने बैलेंस लेंथ एल नॉट माननी। एल नॉट क्या हो गई मेरे पास, बैलेंस लेंथ। एक्स था क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ था, उसमें मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल। तो मुझे हर बार एक ही काम करना है। तुम लोग इधर देखो यार, देखो देखो मत, ए एम और इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। हर बार तुम्हें यही करना है, यहां पर ए एम का पोटेंशियल पी क्यू के बराबर, हर बार, खत्म। क्योंकि तुम दो जगह का पोटेंशियल ही तो सेम कर रहे हो। तुम यहाँ पे बोल रहे हो पोटेंशियल ऑफ ए एम शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पी क्यू। ए एम का पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स है और इसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट, तो एक्स एल नॉट। और पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, E1, आ गया E1। समझ गए बात को? तो ऐसे एक अननोन बैटरी थी जिसका ईएमएफ तुमको पता चल गया, तुमने नाप लिया मेजर करके। यहाँ पर मीटर ब्रिज में इस वायर की लेंथ 1 मीटर फिक्स थी, लेकिन यहाँ पर इस मीटर की ये जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर की, आपका जो मन करे वो रख लो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, जितना ज़्यादा लेंथ रखोगे उतना ही सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है। आप लोग जब भी सर्किट को बनाएं, बनाना तो शुरू करो, बनाओ बनाओ। नहीं नहीं, उसी में बना लो, अभी तो पीले दूसरे रंग से बना लो। या जिन लोगों को नहीं बनाने की इच्छा वो ऐसा करो, सुनो थोड़ा स्मार्ट काम खेलो। तुमने एक एप्लीकेशन लिखा पहला, अननोन बैटरी का ईएमएफ पता करना है, टू फाइंड, ऐसा कुछ है क्या? रेजिस्टेंस वाला नहीं, बैटरी वाला है क्या कोई? हाँ, तो ये वाला हेडिंग डाल दो,
ये वाला हेडिंग डाल दो, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा यहाँ पे बस एक वायर बना दो, इस वायर का नाम ए बी रख दो, और बाकी बस नीचे यहाँ पे बैटरी बना के ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसा बैलेंस एल नॉट लेंथ, बस वायर के नीचे वाला डायग्राम बनाओ, वायर बना के डायग्राम नीचे बनाओ, ऊपर मत बनाओ बार बार, ऊपर बाई डिफॉल्ट समझ जाना, मतलब ये पीला वाला हिस्सा बना लो बस, पीला पीला लिखा है, क्योंकि ऊपर वाले सर्किट का काम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने में ही है, इसके अलावा ऊपर वाले सर्किट का कोई भी यूज नहीं है। ओके, अरे यस सर, नो सर। इसमें जो सबसे बढ़िया है वो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। क्या हो गया पायल, थक गई क्या सोचते सोचते, दिमाग पे जोर पड़ गया? ये सब आपको प्रैक्टिकल में पता नहीं कितने एप्लीकेशन सिखाए जाएंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सब में यही रहेगा, ऊपर वाला पोटेंशियल बराबर नीचे वाला पोटेंशियल। आई थिंक आपने छाप लिया है ना? एक एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन लिखा जाए टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैं खत्म करके इसको खत्म जाऊंगा, है ना, तो तुम लोग भी जल्दी जल्दी लिखो। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो सेल का जब रेजिस्टेंस की बात करी जाएगी तो एक तो बैटरी, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक की होगी, ये वाली की ध्यान रखना, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे अपन ने इसको बैलेंस किया होगा। सेकेंडरी सर्किट समझ गए? ये नीचे एक सेकेंडरी सर्किट बना दिया अपन ने। इस सर्किट को जरा गौर से देख, हमेशा बैलेंस लेंथ में एल नॉट ही लिखने वाला हूँ, तो उसका लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को आधा घंटा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम तो बोले बच्चे हो यार। जैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं E1 बोल दूं, इसको R1 बोल दूं, इसको कैपिटल R1 बोल दूं, तो इसमें ना दो केस हैं। अगर तुम स्मॉल R1 की कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो अगर इस की को मैं ओपन करूं, इस वाली की को, व्हेन की के इज ओपन, तो क्या इस सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही होगी? सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट टूटा हुआ है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो जो E1 होगा वो x इंटू एल नॉट होगा कि नहीं होगा? सही बात है, ये हो गई पहली बात। तो तुम्हें E1 की इंफॉर्मेशन मिल गई, अननोन सेल था उसका ईएमएफ पता चल गया। दूसरी इंफॉर्मेशन तुमने निकाली, यहां पर एक एमीटर भी लगा दिया ताकि तुम्हें किससे में करंट पता चलती रहे। दूसरी इंफॉर्मेशन निकाली कब? व्हेन की इज क्लोज्ड। एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसे चार चित्र बनाए कि ये की है, ये कहाँ है, ये वाली की कहाँ कहाँ लग सकती है, चार ऑप्शन बना दिए, ये वाली की यहीं लगेगी और कहीं नहीं लगानी। दूसरी बात, एक और गलती करते हैं कि ये जो बैटरी है ना, इन दोनों ही बैटरी प्राइमरी और सेकेंडरी, इस प्राइमरी वाली का भी जो मुंह है ना, दोनों का प्लस प्लस एक ही साइड होना चाहिए, बैटरी उल्टी नहीं होनी चाहिए, वरना नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। समझे बात को? तो बैटरी आइडेंटिकल दिखनी चाहिए। ए, चल। हाँ। जब की को क्लोज कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी I1। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर इस की को क्लोज कर देंगे तो सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? तो I1 हो गई करंट इन सेकेंडरी सर्किट, यही सबसे टफ है।
अगर यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रही है तो तुम्हारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमेशा वही है, क्या जो बैलेंसिंग लेंथ है जो पहले जब की ओपन थी तब थी वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो व्हेन की इज क्लोज्ड उस केस में जो बैलेंस लेंथ है या बैलेंस्ड लेंथ है उसको मैंने बोल दिया एल नॉट डैश। इतनी बात चमक गई। अब अगर बैलेंस लेंथ एल नॉट डैश है तो तुम्हें क्या करना है, तुम लिखोगे आई वन इंटू आर वन शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू एल नॉट डैश। देख मैंने सही लिखा है, क्योंकि उस केस में भी तुम क्या कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस ऊपर वाले के बराबर कर रहे हो। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऊपर से ना निकाल के यहां से निकाल लिया, यहां से आई इंटू आर कर लिया। तो आई वन इंटू आर वन शुड बी इक्वल टू एक्स इंटू एल वन, आया ना? तो या एल वन या एल नॉट डैश जो भी लिखा है मैंने, तो यहां से आप आई वन की वैल्यू निकाल लेंगे। आई वन हो जाएगा आपके पास आर वन प्लस कैपिटल आर वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एक्स एल नॉट डैश। ई वन की वैल्यू ऊपर से आप डाल दीजिए, तो ई वन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स एल नॉट स्मॉल आर वन प्लस कैपिटल आर वन इंटू आर वन बराबर एक्स एल नॉट डैश। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एल नॉट आर वन इज इक्वल टू आर वन एल नॉट डैश प्लस आर वन एल नॉट डैश। तो आर वन की वैल्यू हो जाएगी एल नॉट माइनस एल नॉट डैश इंटू आर वन डिवाइडेड बाई एल नॉट डैश। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर पहले आर वन लिखना है, बैलेंस लेंथ एल वन एल टू के फॉर्मेट लिखना चाहो तो एल वन माइनस एल टू अपॉन एल वन इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। कैसा लग रहा है फॉर्मूला, सही लग रहा है? या इसको एल वन एल टू के फॉर्मेट में लिखें? सर जल्दी छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो जब की ओपन थी उस केस में इसकी जो बैलेंस लेंथ है वो एल नॉट है। ये चौंच बंद रखो रे। जब की ओपन थी उस केस में इसकी बैलेंस लेंथ एल नॉट है, तो इसका मतलब एल नॉट ऑब्वियसली बड़ा हो रहा होगा, आया ना? क्योंकि जैसे ही इस की को ओपन किया होगा, क्लोज किया होगा, तो अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इवन थोड़ी रहा होगा, E1 माइनस आई आर वन हो गया होगा, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम रहा होगा। अगर पहले के कंपैरिजन में कम है तो ये जो लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब जब की क्लोज्ड है तो जो एल नॉट डैश है वो एल नॉट के कंपैरिजन में कम है, और फॉर्मूला बन गया एल नॉट माइनस एल नॉट डैश आर वन अपॉन एल नॉट डैश। आर वन क्या है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, छाप लिया क्या? वेरी गुड। अब तो आप देखो, आप स्पीड पकड़ी जा रही है, आप छाप लिया। यस सर, आप बोलो तो सही। कितने एप्लीकेशन हो गए? 2 हो गए, वाह। आओ आगे देखते हैं। टू कंपेयर ईएमएफ, देखो यार अगर ईएमएफ कंपेयर करने हैं तो घबरा गए क्या? अभी तो मैंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार ही नहीं किया है, तुम अभी से घबरा गए। अरे रो रहे हो क्या? आंसू नहीं दिख रहे? अच्छा अच्छा, देखो 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 भाई, तुमने 2 बैटरी ले ली, ऐसे लगा दी। जब when 1 and 3 आर कनेक्टेड, जब तुमने 1 और 3 को कनेक्ट किया तो कौन सी बैलेंस हो रही होगी? E1। तो तुम लिखोगे E1 बराबर XL1। फिर तुमने जब इसमें 2 और 3 को कनेक्ट किया
तो उस केस में कौन बैलेंस हो रहा होगा? E2। उस वक्त बैलेंस लेंथ कुछ रही होगी L2, तो हो जाएगा XL2। अब अपने को क्या करना है, इसमें कंपेयर ही तो करना था, तो कंपेयर करना है, मतलब E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। मतलब E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी आ गई? L1 अपॉन L2। सिंपल, बस इतना सा काम है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सबसे आसान, जो सबसे टफ था वो मैंने पहले करा दिया, अब सब आसान आसान है। बैटरी को रीअरेंज करके 2 बार वाले। और कौन सा बचा है अभी? सब खत्म। वो अच्छा, ईएमएफ वो अपन रेजिस्टेंस वाला भी देख लें क्या? अच्छा, रेजिस्टेंस वाला भी देख के खत्म करते हैं यार। हाँ, अब जैसे रेजिस्टेंस की बात करें, तुम्हें अब थोड़ी क्लास में कहीं जाना है। कौन बाल बच्चे राह देख रहे हैं तुम्हारे? बच्चों से बोलो थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी अभी पापा मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा जीवन बहुत कठिन है। इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2। दिस इज R1, दिस इज R2। और एक बार गंदी बात, गैल्वेनोमीटर G टिंगड़िंग टिंगड़िंग, और दूसरी बार यहाँ से टक 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 टक, गैल्वेनोमीटर G टक 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 टक। ये दिस इज L1, दिस इज L2। खत्म करते हैं आज चैप्टर। कब तक रोज पढ़ेंगे? लास्ट चीज पढ़ा रहा हूं मैं इस अध्याय की। नहीं, यही लास्ट है बस, ये लास्ट में भी लास्ट ही है। हाँ, लास्ट का लास्ट है अभी है। पक्का पक्का पक्का। देखो ये वायर वो है, पोटेंशियोमीटर वायर। मैंने बोला मैं बार बार प्राइमरी सर्किट नहीं बनाऊंगा। अब इसमें क्या है कि तुम्हें 2 रेजिस्टेंस पता करने हैं, इनका ईएमएफ वगैरह। तो देख यार, यहाँ पे ना एक करंट मैंने स्टेब्लिश कर दी इस वाले सर्किट में I1। इससे कोई प्रॉब्लम? अब जहाँ पे जैसे इसमें करंट एस्टेब्लिश हो गई, अब मैं अपना ये वाला वायर उठा के लेके आया गैल्वेनोमीटर के संग, और मैंने इसकी एक मुंडी लगा दी इधर, और जॉकी से यहाँ पे जाके बैलेंस लेंथ मैंने L1 ढूंढ ली। तो मुझे पता चला कि देख भाई, जो भी सर्किट में करंट I1 इंटू R1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट शुड बी इक्वल टू X इंटू L1। पहली बात तो ये, इसमें कोई डाउट तुमको? नहीं? पीछे मोहल्ले में कोई डाउट? फिर मैंने काम किया कि इस दूसरे वायर को यहां से निकाला, कड़क यहां पे लगा दिया 2 पे। जैसे मैंने इस 2 पे लगाया, तो अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I1 इंटू R1 प्लस R2। यहां पर कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, आई डोंट केयर। यहां से ये हो गया XL2। कितनी वैल्यू आ गई? 2। दोनों को डिवाइड कर दो, और तुम मजेदार चीज देखोगे दोनों को डिवाइड करने पे कि ये जो डिवीजन है वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहां से अपन कंपेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे? R1 L2 इज इक्वल टू R1 L1 प्लस R2 L2, R2 L1, और अपन दोनों तरफ R1 एक साइड ले लेंगे, तो R1 की वैल्यू हो गई L2 माइनस L1, और हो जाएगा R2 इंटू L1। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन L2 माइनस L1। हालांकि हम इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के भी कर सकते थे, जो चीज़ अपन ने ये करी ना, इसके बाद डायरेक्टली भी कर सकते थे। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में चैप्टर नंबर 3 की जो भी एक्सरसाइज हैं, प्रीवियस ईयर हैं, सब कुछ हैं, आप लोग सब करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।